हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 19 तारीख को JPSC एग्ज़ाम हुआ और इस JPSC एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 का 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो हमारे कुछ स्टूडेंटों ने आज C पेपर अभी मुझे दिया है, तो मैंने इसका आंसर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये सेट C है। रात 12 बज चुकी है और रात को इसलिए वीडियो मैं बनाता हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़रा हल्ला भी होता है ज़्यादा, बच्चे लोग हैं, परिवार लोग हैं, तो इस कारणवश रात को इसी समय मुझे टाइम मिलता है तो आप लोगों के लिए कुछ समय निकाल कर वीडियो में बनाता हूँ। इसे शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक भी ज़रूर करेंगे मित्र। आइए ग्रुप C से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखें। ग्रुप C में कौन सा प्रश्न है। पहला देखिए, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर हुई थी। तो अंग्रेजों का जो झारखंड में सर्वप्रथम जो प्रवेश हुआ वो किस क्षेत्र से हुआ था। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था, तो इसका आंसर होगा सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। भूमिज विद्रोह के नेता कौन है, तो भूमिज विद्रोह के नेता जो थे वो गंगा नारायण थे। आज मैं इसे विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी समय भी नहीं है उतना विस्तार पूर्वक बताया जाए। क्लास में मैं इसे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो अभी सिर्फ आप लोग आंसर कर लेंगे कि जिन व्यक्तियों का सेट C है तो वो लोग इसे मिला लें है, या अन्य सेट के कुछ लोग होंगे जिनके पास सेट B होगा, सेट A होगा, सेट D भी होगा, तो प्रश्न को देखकर वो भी मिला सकते। बहुत सटीक और बहुत मतलब कहें तो सही आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बहुत सटीक और बहुत सही आंसर दे रहा हूँ, है ना। तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, तो भूमिज विद्रोह के जो नेता हैं वो गंगा नारायण। हो सकता है कुछ हमसे भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आप लोग माफ़ करेंगे, लेकिन हाँ कम से कम 99% ये सटीक आंसर है। 1% हो सकता है कि हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है, मतलब वह आम की कौन सी प्रजाति है जो भारत से विदेश ज़्यादा भेजा जाता है, तो अल्फांसो आम है। तो इसकी प्रजाति को सबसे ज़्यादा भेजा जाता है। मुगलों के समय झारखंड के प्रदेश को किस नाम से जाना। बहुत आसान प्रश्न था और हमारे नोट्स से बहुत सारे प्रश्न भी मिले, बहुत सारे किताब में भी ये प्रश्न है। तो कुकरा के नाम से इसे जाना जाता है। घुमकुरिया से क्या तात्पर्य है, तो घुमकुरिया का तात्पर्य जो है वो युवा गिरह से घुमकुरिया का तात्पर्य है। किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। खड़िया जनजाति जो है इसकी आर्थिक स्थिति किस पर्व से उजागर होती है, जेठ नवा खिया से उजागर होती है। आदिवासियों के निवास स्थान टांडा किस नाम से जाना जाता है, तो आदिवासियों के जो निवास स्थान जो टांडा है ये किस आदिवासी के निवास स्थान को जाना जाता है, तो बिरहोर आदिवासी के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो टांडा के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहते हैं। वह कौन से आदिवासी हैं जिसमें विधवाओं का पुनर्विवाह होता है और उसे मेयारी के नाम से जाना जाता है, तो कोरबा आदिवासी का
है। कोरबा आदिवासी में विधवाओं का जो विवाह होता है उसे मेयारी के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा? कोरबा। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? तो मलूटी को मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत देखिए उत्तराखंड के क्षेत्र भी इसका हो सकता है, लेकिन तिब्बत जो है वो ज़्यादा सटीक आंसर हमको लगता है, इसलिए तिब्बत ही लगाइएगा आप लोग। तिब्बत होगा कैलाश पर्वत। पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो गुमला में। आप लोगों को पता होगा कि पालकोट की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर अवस्थित है? तो गुमला में अवस्थित है। लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। तो असुर जनजाति के आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। याद रखिए, ये पेपर 1 का मैं आपको बता रहा हूँ, सेट सी में पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर 1 क्वेश्चन पेपर है। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कर लगाया जाता है। तो वंशागत संपत्ति के जो बिक्री होते हैं उस पर जो कर लगाया जाता है, कौन सा कर लगाया जाएगा? तो संपत्ति कर लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित हुए हैं? तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है अपने वर्तमान परंपरा से प्रभावित हुए हैं, कथक। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। तो जलीय घास फूस, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इच्छोड़निया। इसका आंसर क्या होगा? इच्छोड़निया। निम्न में से परमाणवीय बिजली घर और राज्य में कौन मेल गलत है? तो कल्पक्कम जो है आपका कर्नाटक में, ककरापारा गुजरात में, कूडनकुलम तमिलनाडु में है, केगा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, केगा जो है कर्नाटक में है, तो यही गलत है। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? शहरी जीवन की क्या विशेषता नहीं हो सकती है? शहरी जीवन में देखिए मूल्यों का नाश अभी तक नहीं हुआ है, शहरी जीवन में अभी मानव वैल्यू बना हुआ है, तो कौन विशेषता नहीं है? तो यही होगा मूल्यों का नाश, ये नहीं है। और नहीं तो सभी है, प्रतिस्पर्धा है, अनौपचारिक संबंध है, अवैयक्तिक संबंध है, ये सभी हैं। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। तो 1947 से पहले जो 26 जनवरी को कहा जाता था वो पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। तो याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज दिवस। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का उपकरण है? मतलब घर में जिसका ज़्यादा यूज होता है और उससे रासायनिक प्रदूषण होता है। तो अधिकतर लोग कोयला जलाते हैं और कोयला जलाने से क्या होता है? रासायनिक प्रदूषण अधिक होता है। कौन लौह धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट होगा, लौह धातु का अयस्क होगा हेमाटाइट, इसका आंसर सही आंसर होगा। ठीक है। 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब चेंज हो गया है ना, ध्यानचंद पुरस्कार कुछ कर दिया गया, ध्यानचंद पुरस्कार याद रखिएगा, है ना। किसे मिला था? तो सुशील कुमार को नहीं मिला था, बजरंग पुनिया को मिला था, याद रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो बजरंग पुनिया को मिला था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वह जनजाति का नाम है भील, याद रखिएगा, दूसरी बड़ी जनजाति है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो रो रो फेरी जो है घोघा और दहेज स्थानों को जोड़ती है। क्या होगा? घोघा और दहेज होगा। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपदा के बाद क्या होता है? पुनर्निर्माण। तो आपदा के बाद पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो विंस्टन चर्चिल को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो साहित्य के क्षेत्र में मिला है। विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो मिजोरम जो है वो सर्वाधिक वनाच्छादित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन किया गया है वो 2005 में किया गया है। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन 1911 में प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बहुत बार हम अपने ऑफलाइन क्लास में भी लोगों को बताएं, पॉलिटी में भी मैंने इस टॉपिक को करवाया। बहुत सारे प्रश्न आए हैं इस बार। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो तो चेंज हो चुका है, लेकिन इस ऑप्शन में वो है नहीं। समझ गए बात को? तो आंसर हम लोग क्या लगा सकते हैं? आंसर हम लोग लगा सकते हैं न्यायमूर्ति HL दत्तू को लगा दीजिए आंसर। यही होगा आंसर आपका, है ना, इस प्रश्न के अनुसार, है ना। ऐसे वर्तमान में अभी चेंज हो चुके हैं, कोई अरुण कुमार कोई बने हैं, ठीक है। तो न्यायमूर्ति HL दत्तू इसका इस प्रश्न के अनुसार आंसर होगा। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है? अब देखिए, सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, तो वह क्षेत्र कौन हो सकता है? झारखंड तो हो नहीं सकता, झारखंड में तापमान अधिक है नहीं, है ना। उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान के क्षेत्र में रेगिस्तान इलाका, मरुस्थलों की क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो सौर ऊर्जा का और पवन ऊर्जा का ज़्यादा विकास हो सकता है राजस्थान के क्षेत्रों में। तो सौर ऊर्जा की बात कर रहा है तो आंसर राजस्थान लगा देंगे। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो वह कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो तारापुर की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, याद रखिएगा, है ना। तारापुर इसका आंसर होगा, तारापुर नहीं होगा। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र सर्वाधिक क्षमता की बात कर रहा है? तो सर्वाधिक क्षमता का जो बात होगा वो केगा तो नहीं हो सकता है, तारापुर भी नहीं हो सकता है, नरोरा इसका आंसर होगा। तो नरोरा को लगाइए आंसर, यही सही आंसर होगा, नरोरा। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनजाति भारत में तो गोंड जनजाति है, बताए थे MP के क्षेत्र में। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में, तो नीलगिरी की पहाड़ी तो दिया नहीं है, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या कर देंगे? तमिलनाडु इसका आंसर कर देंगे। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए कितना भूमि है जो वनाच्छादित होना चाहिए? पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने कम से कम 33% भूमि जो है वनाच्छादित होना चाहिए। तो आंसर कितना होगा? 33% होगा, 37 का 33% होगा। भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई है। मुंबई को सही कीजिएगा। कुछ लोगों ने तूतीकोरिन भी लगा दिया भाई, तो वो गलत हो जाएगा, मुंबई इसका सही आंसर होगा। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो बंगाली। हिंदी के पश्चात जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है ना, याद रखिएगा। हिंदी के बाद भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में होगा? तो केरल में होगा। केरल में सड़कों का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये आपका झांसी में स्थित है। मैं एक बात आपको बता दूं कि IIGS के द्वारा ये टॉपिक आपको कराया जा रहा है।
जो जेपीएससी पेपर 1 और क्वेश्चन पेपर का जो सेट सी है, सी सेट का, ये आपको एनालिसिस दिया जा रहा है। एनालिसिस नहीं कहिए, अभी सिर्फ हम आंसर ही बता रहे हैं आपको। क्लास में मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, या फिर इसी क्वेश्चन को, जो 100 क्वेश्चन है, इसे 4 पार्ट में मैं बांटूंगा 25-25 करके, और फिर उसको एनालिसिस करके आपको बताएंगे। ठीक है मित्र, तो आज सिर्फ आंसर ही हम लोग करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और आप लोग अपने कॉपी में इसे मिला लेंगे। और फिर मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम जेपीएससी मेंस का क्लास, मान के चलिए कि अगले सप्ताह से जेपीएससी मेंस का भी क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जेपीएससी मेंस का क्लास है ना। और ज्योग्राफी से इसे चालू करेंगे, सर्वप्रथम ज्योग्राफी टॉपिक से चालू करेंगे, ज्योग्राफी हिस्ट्री को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है मेंस के तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि देखिए इसके बाद मेंस आपका बीपीएससी का भी मेंस होगा। 67वीं जो बीपीएससी एग्ज़ाम होगी तो उसका भी मेंस होगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो जब मेंस में आप लगेंगे तब लगभग दोनों का तैयारी आपका होता हुआ चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेंस जो है वो पीटी से ज़्यादा कठिन भी है ना। और उसमें क्वेश्चन को आप पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में, लेकिन पीटी में अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। तो एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि पीटी का जो एग्ज़ाम है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया भी है कि पीटी है जो सिर्फ वो आपको क्या छांटने का एक प्रक्रिया है, छांटने का, कैसे बच्चा को निकाला जाए, एग्ज़ाम से बाहर कैसे निकाला जाए, है ना। तो जितना जल्दी हो सकता आप लोग मेंस से भी जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए। निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है, और मैंने ये क्लास में भी बताया है, और ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है हमारा उसमें भी मैंने इस टॉपिक को चर्चा किया था कि सबसे पहले सातवाहन होंगे और वाकाटक होंगे। सातवाहन और जो वाकाटक हैं इनका संबंध मौर्योत्तर काल से है। सातवाहन और वाकाटक का संबंध मौर्योत्तर काल से है, और चालुक्य का संबंध जो है ये मध्यकाल से है। तो सबसे पहले सातवाहन आएगा, उसके बाद वाकाटक आएगा, उसके बाद चालुक्य आएगा। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ABC, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ABC। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, वो अशोक के जो शिलालेख जो मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। अशोक के शिलालेख की जो लिपियां हैं वो 4 लिपियां हैं, है ना। 4 लिपि है, खरोष्टी लिपि है, अरमाइक लिपि है ना, खरोष्टी लिपि हो गया, अरमाइक हो गया, ब्राह्मी लिपि हो गया, और यूनानी, है ना। ये 4 लिपियों में अशोक के शिलालेख मिले हैं। चारवाक दर्शन का संबंध क्या है भाई, चारवाक दर्शन का जो संबंध है वो लोकायत प्रणाली से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, लोकायत प्रणाली से है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त में से क्या नाम होगा 5वां वेद का, तिरुमुराय। तिरुमुराय, ये अभी हाल फिलहाल में लोगों को मैंने ये बताया था तिरुमुराय के बारे में। 5वां वेद का था, जो मैंने टेस्ट सीरीज लिया था उसमें ये प्रश्न पर मैंने डिस्कशन किया था। निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का किसकी स्थापना की थी, तो हरिहर और बुक्का विजयनगर की स्थापना की। बहुत आसान प्रश्न था। तो भाई अब इतना जान लो कि लूसेंट, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लूसेंट पढ़ के गए थे, तो उनका तो स्थिति खराब ही होगा कि अगर वो लूसेंट पढ़ के गए होंगे। पेपर पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा, बिना पेपर पर वर्क किए नहीं हो सकता है, समझ गए। बहुत डायमेंशनल क्वेश्चन है ये। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। पूर्वी भारत का है, या तो फिर पूर्वी तट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूर्वी भारत पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन को ध्यान में रखकर हम लोग इसका आंसर अरिकमेडु को लगाएंगे।
पूर्वी भारत, पूर्वी तट को ही समझिए। बहुत सारे लोग इसको गलत कहते हैं कि क्वेश्चन गलत है। गलत क्वेश्चन नहीं है, अब उसको पूछने का वो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि कौन सा पश्चिमी तट में बंदरगाह था, कौन सा पूर्वी तट के क्षेत्रों में था, है ना। तो वो आप पर डिपेंड करता है। कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास पुस्तक गोडवाहो, कल्हन ने राजतरंगिणी को लिखा, तो गोडवाहो को किसने लिखा, तो वाकपति के द्वारा आपको गोडवाहो लिखा गया है, वाकपति के द्वारा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है, यहाँ पर जरा सा आपको गलत लगेगा, अद्वैत दिया है और विशिष्ट द्वैत होता है। हम लोग जब किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर विशिष्ट द्वैत लिखा हुआ है, तो विशिष्ट द्वैत के जो हैं वो रामानुजाचार्य हैं, तो रामानुजाचार्य में टिक लगा देंगे। कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा, मैंने क्लास में इस प्रश्न पर चर्चा किया है। सुबह की क्लास में 8:30 बजे जो हमारी क्लास होती है उसमें मैंने इस प्रश्न पर चर्चा किया था कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहाँ पर है ना। जब मेडिएवल हिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लीजिए, दिल्ली और अजमेर हो जाएगा, तो आंसर इसको आप लगा देंगे। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, यह विलय हुआ, तो मध्यकाल में जो सरकार की जो एक समग्र संरचना थी, इसमें बहुत सारे लोग थे, फारस के भी थे, अरब के भी थे, तुर्क के भी थे, मंगोल के भी थे, है ना, और कुछ भारतीय तत्व के लोग भी थे, तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी, तो प्रथम वुड डिस्पेच शिक्षा से संबंधित है, तो उस समय लॉर्ड रिपन, इसका जो आंसर होगा वो लॉर्ड रिपन होना चाहिए, लॉर्ड रिपन 1882, यही आंसर इसका होना चाहिए। भू राजस्व, अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था कहिए, चाहे आप अस्थाई बंदोबस्त, है ना, दोनों अलग अलग हैं। अस्थाई बंदोबस्त पहले आया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था बाद में आया था। तो अस्थाई बंदोबस्त का जो क्षेत्र था वो बंगाल का क्षेत्र था और रैयतवाड़ी सर्वप्रथम मद्रास में आया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम बताना है। स्वदेशी आंदोलन है, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन को लगा दीजिए कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ है वो 1905 में हुआ है। लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 में हुआ। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ, तो 1909 में हुआ, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो 1906 में की गई, तो इसका आंसर क्या हो सकता, तो सबसे पहले ए लगाएंगे, है ना, ए के बाद क्या होगा, डी होगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, और डी के बाद फिर क्या होगा, डी के बाद होगा सी, मार्लो मिंटो 1909 में आया और लखनऊ समझौता 1916 में आया, तो ए डी सी बी, तो इसका आंसर लगा दीजिएगा ए डी सी बी, तो ए डी सी बी कहीं दिया ही नहीं, सोचिए, जब ए डी सी बी नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्शन ही गलत है, तो ये क्वेश्चन को गलत कहा जा सकता है, लेकिन आंसर होगा ए डी सी बी, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगता है, तो भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है, तो सिक्किम के बगल में भूटान है कि नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम एक तरफ है, तो हो सकता है भूटान से इसकी सीमा लगेगी, लेकिन बिहार का जो सीमा है वो भूटान से नहीं लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः परवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप के क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, परवाल द्वीप पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी, प्रांत को स्वायत्तता दे दिया गया था, प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था नहीं लगाया गया था, तो 1935 के अधिनियम में
प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम हो जाएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया था? तो पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था, है ना। तो पुर्तगाली होंगे। आंसर 1550 ने 55 या 56 में किया था, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन आंसर डी होगा, पुर्तगालियों ने किया था। निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून आता है? सोचिए, उत्तर पूर्वी मानसून। तो अगर हम लोग मैप को, भारत के मैप को देखें तो उत्तर पूर्वी मानसून कैसे आएगा? तो इधर तो हमारा कोरोमंडल का तट है, इधर मालाबार तट है, तो उत्तर पूर्वी मानसून ऐसे वर्षा करवाती है, ऐसे आती है, तो कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। तो आंसर कोरोमंडल तट हो जाएगा। पृथ्वी गति के संदर्भ में बताना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूर्णन के कारण मौसम, अच्छा पृथ्वी घूमेगा हो तो मौसम परिवर्तन होगा? नहीं नहीं, सोचने वाला बात था कि घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन होता है। परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है ना। तो चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पर दे दिया रात, उल्टा कर दिया, एक ऊपर में मौसम दे दिया और नीचे रात तो दिन दे दिया। यही रात दिन ऊपर देता तो सही होता, है ना। तो दोनों गलत हो गया इसका आंसर, है कि नहीं? दोनों गलत है, तो दोनों गलत आप लोग कर दीजिएगा ऑप्शन में। 1 और 2 दोनों असत्य है, इसमें आंसर लगा देंगे 1 और 2 दोनों असत्य है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट का उदाहरण है। तो इनसेट का उदाहरण क्या है? तो इनसेट जो है मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारी देती है, समझ गए ना बात को, है ना। तो आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा। कौन से विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त? देखिए, अभी तक नर्मदा नदी से जो भी प्रश्न पूछ रहा था वो रिफ्ट घाटी को लेकर था, है कि नहीं, कि कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है? नर्मदा। लेकिन नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है तो किसके कारण से बहती है? तो उसकी संरचना जो हुआ है, संरचनात्मक मूल्यों के कारण बहती है। तो आंसर बी होगा, संरचनात्मक मूल्य इसके सही आंसर होंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर को दर्ज किया गया। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड को लगा दीजिएगा। वह कौन सा कथन भारत की लेटाइट मृदा के संदर्भ में? लेटाइट मृदा कहाँ होगा? जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगा, जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो 1 नंबर सही होगा। ह्यूमस, लेटाइट मृदा में जो है ह्यूमस की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है, तो केवल 1 सही होगा इसका आंसर, है ना। तो केवल 1 सत्य है, तो केवल 1 में लगा देंगे, केवल 1 सत्य है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो जल का उपयोग घरेलू क्षेत्र, खनन, औद्योगिक, कृषि। तो सर्वाधिक जल का जो उपयोग होता है वो कृषि क्षेत्र में होता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो नगरों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होगी? तो महाराष्ट्र में नगरों की संख्या जो है सर्वाधिक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको देखना है कि कौन सुमेलित जो है वो नहीं है। तो इस पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। 22 तो संसद विधि के द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है, ये सही बात है। 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, यथाशीघ्र उसे प्रस्तुत किया जाएगा अदालत में, ये भी सही है। स्वयं की पसंद का अपना वकील भी रख सकता है, पॉलिटी में मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन क्या है कि 22(4) निवारक निरोध उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, तो ये गलत हो गया, है ना। 3 माह से अधिक भी प्राधिकृत किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा 22 का ए होगा। क्या सही नहीं है? तो 22 का ए सही नहीं है। कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? देखिए, ये प्रश्न में जरा सा कन्फ्यूजन है, ऐसे तो हमको सब आंसर लग रहा है इसका,
है ना। लेकिन आप लोग 68 नंबर प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अपने स्तर से कि हमें भी कुछ इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है। ऐसे सब आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं एक बार। 68 नंबर को मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, फिर बाद में जब मैं इस पर एनालिसिस करूँगा तो दे दूँगा, है ना। अभी मैंने जो देखा है वो उसके अनुसार इसमें ज़रा हमें कन्फ्यूजन लग रहा है भाई, है ना, इसलिए हम इसे आंसर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अपने स्तर से, है ना। ऐसे हमको भी लग रहा है सब होना चाहिए, लेकिन देख लीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय विधानसभा में, देखिए विधानसभा की बात कर रहा है, तो विधानसभा में एक को चुना जा सकता है एंग्लो इंडियन को, तो आर्टिकल 333 के अनुसार, तो 333 इसको लगा दीजिएगा। किसने कहा था न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, तो पीएन भगवती। मैंने इसका आंसर पीएन भगवती लगाया है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे अपने स्तर से भी, लेकिन न्यायमूर्ति पीएन भगवती। 3-4 प्रश्न में मुझे भी कन्फ्यूजन है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तभी सहमत होगा जब राज्यपाल और राष्ट्रपति उसको कहेंगे। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति जो होगा, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति, यही इसका आंसर होगा, है ना, याद रखिएगा आप लोग। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में की थी, तो बात सही है। अगस्त 1937 वर्धा बैठक, इसी से ये सही है यहाँ पर। दूसरा है हरिपुरा। अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगी की घोषणा किया था, तो ये भी सही है। नीति आयोग लाया था मोदी सरकार। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति निर्माण की घोषणा की थी, तो ये भी सही है। तो इसके सभी सही आंसर होंगे, सभी सत्य होंगे। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति 21 वर्ष, बहुत आसान प्रश्न था ये, है ना। नगर पालिका का कोई भी सदस्य, एक व्यक्ति ने इसे गलत कर दिया, 18 वर्ष लगा दिया, है ना, तो गलत है एक स्टूडेंट ने। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉरम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो अतुल कोहली हैं। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं? सुशासन में कभी भी धर्म का बात नहीं होगा, बस इतने समझिए। धर्म और भावुकता वहाँ नहीं चलेगा। और देखिए बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया है कि सत्य नहीं है ये समझ लिया है, नहीं को देखना है, और इसको देखा ही नहीं क्या सत्य है ये देखा। तो सत्य तो 3 गो सत्य है, एक गलत है, तो आंसर इसका बी होगा आंसर। धार्मिकता और भावुकता ये सत्य नहीं है। भारत में कर निर्दिष्टीकरण की संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों के द्वारा लगाया और वसूला जाता है? पूरी तरह से राज्यों के द्वारा लगाया भी जाता है और राज्यों के द्वारा इसे वसूला भी जाता है। भू राजस्व कर राज्यों के द्वारा लगाया भी जाता है और राज्यों के द्वारा वसूला भी जाता है। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? पंचायत में अगर वित्त आयोग की नियुक्ति होगी तो पंचायत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य के मुख्यमंत्री तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करता है। अगर पंचायत की बात हो रही तो राज्य का बात हो रहा है, तो राज्य में कौन करेगा? तो राज्य में गवर्नर करेगा, तो गवर्नर इसका आंसर लगाएंगे, है ना। इस तरह से आप लोग को करना चाहिए था। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र के द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण।
निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? तो विकास का मापक, तो विकास के मापक प्रति व्यक्ति आय है ना, इससे भी विकास के मापक को दिखाया जाता है। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय ही होगा, उसके बाद PQLI और HDI। तो आंसर इसका बी होना चाहिए, है ना। क्रम दिया है ना, तो यहाँ पर HDI बाद में होता है, पहले प्रति व्यक्ति आय होता है। बी आंसर होगा 79 का। 80 में आइए, भारत में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है? तो केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है? तो राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत होगी, ये हमें राजकोषीय घाटा बताता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना का मैंने क्लास भी लोगों को करवाया है शाम वाले बैच में। भारत की शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। शीर्षक पंक्ति वाली, तो मुद्रास्फीति इसमें दो होगा, ग्रामीण और शहरी दोनों, है ना, संयुक्त। ग्रामीण श्रमिक, है ना, ये होगा संयुक्त, डी नंबर है इसका आंसर होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त। नीति आयोग के प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य आपका अग्रणी होगा बताना है आपको, आंसर इसका देना है। तो कौन सा राज्य होगा? तो इसका आंसर होगा गुजरात। देश के 29 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया था? तो किस मिश्रण को चिन्हित किया गया? तो CONO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कणीय, यही इसका आंसर होना चाहिए। C नंबर इसका आंसर होगा। C 84 का। ब्रेटन वुड संस्था का संबंध नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र से ब्रेटन वुड संस्था का संबंध नहीं है, ठीक है। हिग्स बोसान को इसमें भी जाना जाता है, तो हिग्स बोसान का संबंध किससे है? तो गॉड कण पार्टिकल से। पेपर ऊपर में बहुत सारा ये न्यूज आ चुका है हिग्स बोसान से। यदि एक समय के अंतराल पर बाजारीय शक्तियों के द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से घटाकर अगर 65 प्रति डॉलर कर दिया जाए तो ये क्या होगा? अगर 60 है, बाजारीय शक्ति के द्वारा बात कर रहा है ना, 60 प्रति डॉलर से घटकर कितना हो गया? 65 प्रति डॉलर हो गया, तो पैसा में क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। तो रुपया में ह्रास हो जाएगा, रुपया में ह्रास हो गया, रुपया का अधिमूल्यन हो गया, ये नहीं होगा, रुपया का मूल्य ह्रास होगा, यही आंसर इसका होगा, रुपया का मूल्य ह्रास होगा, है ना, C आंसर होगा। आइए, गुण सूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया गया है, तो गुण सूत्रों की वंशागत का जो सिद्धांत दिया गया है सूटन और वोवरी के द्वारा दिया गया है। मेंडल, हमें भी लग रहा था मेंडल, लेकिन मेंडल नहीं होगा, सूटन एवं वोवरी होगा। हवा में प्रकाश का चाल निर्भर करता है दाब, ताप, घनत्व पर। बहुत आसान प्रश्न था, है ना, B नंबर इसका आंसर होगा। कौन कीट नहीं है? तो हाउस
फ्लाई कीट है, खटमल कीट है, मच्छर कीट है, मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। तो आंसर क्या लगा देंगे? मकड़ी लगा देंगे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? तो डायोड के कार्य करने का सिद्धांत तो प्रकाश विद्युत कोड, यही है कार्य करने का सिद्धांत। बी नंबर। विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो पराध्वनिक तरंग जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। परावैगनी है, एक्स वाई सब है। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत के रूप में जाना जाता है। तो सूचना संकेत के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भी हमें ज़रा, इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन है 93 वाला, क्योंकि ज़रा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा उतना अच्छा है भी नहीं, तो इसका आंसर हम सही आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसे आप गोल कर दें 93, है ना, 93 नंबर का। पौधों के द्वारा ली जाने नाइट्रोजन नाइट्रेट है, तो आंसर ए हो जाएगा, ये सही है नाइट्रेट। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। तो क्वांटम जो सूचना है इसका मूल मात्रक कौन है? तो क्यूबिट है, क्यूबिट क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। मेघा संघनन सेवा सम्मिलित नहीं करता। मेघ संघनन सेवा सम्मिलित नहीं करती है। सॉफ्टवेयर सेवा, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम आवंटन, आंसर होगा बी नंबर। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैक्रोनी गेहूं का जो वनस्पतिक नाम है ट्रिटिक्मा ड्यूरम है। ये मैक्रोनी वनस्पति का वैज्ञानिक नाम है। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन हुआ, तो प्रथम कौन था? 2,4-D। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। तो मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन है? टिक्का है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र, देखिए यहाँ पर कितना फसल दिया? मक्का 1 फसल है, आलू 2 है, गन्ना 3 है, मूंग 4 है, 4 फसल दिया है, 4 फसलों का फसल चक्र बताया। तो ये 4 फसल कितने दिन में हो सकता है, कितने साल में हो सकता है? तो 3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल। तो आंसर ऐसे बहुत सारे लोगों ने 3 भी लगाया है, लेकिन सही आंसर मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए। आप लोग भी 2 इसको कर दीजिएगा, 2 वर्षों में ये 4 फसल हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 100 प्रश्न मैंने आपको करवाया। जेपीएससी जो 19 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ, और इसमें सेट सी है, याद रखिएगा। पेपर वन का सेट जो है वो सी है। तो जिन विद्यार्थियों का सेट सी होगा वो इनसे मिला लेंगे। और मान के चलिए 2-3 प्रश्न का मैंने आंसर नहीं दिया है, क्योंकि उसमें मुझे भी कन्फ्यूजन लग रहा है, और इस कारण से मैंने नहीं दिया। आप लोग उसे देख लेंगे, लेकिन कम से कम आपको मान के चलना पड़ेगा कि पेपर 1 में जो कट ऑफ जाएगा जनरल के लिए, तो कम से कम 55 से 60 के बीच में जाएगा। अगर जिन व्यक्तियों का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर अगर 210 नंबर आ रहा है, दोनों मिलाकर, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जनरल में 210 नंबर आ रहा है तो समझिए उनका हो जाएगा, पीटी का रिजल्ट उनका हो जाएगा। उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो मेंस का तैयारी में आपको ज़्यादा समय मेंस में देगा भी नहीं, क्योंकि इसे अगले साल फिर फॉर्म निकालना है। तो मान के चलिए कि मेंस में कम से कम आपको 3 मंथ दे सकता है। तो 3 मंथ देगा। और जिन व्यक्तियों का ये जो 210 है, 210, 12, 209 अगर इतना आ रहा है,
है ना, तब उनका सिलेक्शन पक्का है ना। तो मेंस वो लिखेंगे, तो मेंस लिखने के लिए पहले आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, है कि नहीं। और अगले सप्ताह से मैंने बताया भी है कि मेंस का क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा IIGS में, तो आप लोग आ सकते हैं, आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। आप लोग इसे मिला लेंगे और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।